शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपकी समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी, जिसके लगभग 15 से 16 पार्ट इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां सभी पार्ट आपको क्रम से मिल जाएंगे, जिसमें आप भाषा, भाषा का विकास, फिर भाषा में आप हिंदी भाषा को देखेंगे, हिंदी का विकास देखेंगे, मतलब हिंदी के पूर्व की क्या स्थिति थी, उसके बाद की क्या स्थितियां हुई, फिर आप संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है उसको देखेंगे। उसके बाद आप लिपियों को देख रहे हैं, जो कि इसके पहले के पार्ट से हमने शुरुआत की है। ठीक है, मतलब हम ये जानेंगे कि हिंदी है तो हिंदी किसी लिपि से संबंधित होगी, या देश में या विदेश में बहुत सारी भाषाएं हैं, वो किन लिपियों में लिखी जाती है, लिपि क्या होती है, इन सारी चीजों की चर्चाएं आरंभ है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो जस्ट इसके पहले का पार्ट अवश्य देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां पे हमने लिपि के बारे में बात की थी। लिपि के बाद हमने आपको मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि के बारे में बात की, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, उसके इतिहास के बारे में बात की, और उसका जो भारत के विद्वानों द्वारा विभाजन है उसके बारे में बात किया था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बाद आपको पढ़ना है देवनागरी लिपि, क्योंकि आपकी भाषा हिंदी है, आप हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी लिपि आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि भी मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पीछे के पार्ट में अवश्य देख लीजिएगा। देखिए, देवनागरी लिपि की बात करें, आज का टॉपिक आपका ये होगा देवनागरी लिपि। संभवतः आज लिपि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कल से व्याकरण की शुरुआत कर देंगे। देखिएगा, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि इसे देखिए कहते क्या है, लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, लोकनागरी या हिंदी लिपि, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, देवनागरी लिपि के उत्पत्ति या उसके इतिहास की बात करें तो इसे ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न बताया जाता है। देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न बताया जाता है। हालांकि यह बहुत निश्चित कथन नहीं है, मतलब इसे एकदम श्योर नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि की ही अंश है। ठीक है, लेकिन देवनागरी लिपि को इतना आप जानते रहिए, ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न बताया जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि यह जो है नागर अपभ्रंश से निकली हुई है। जो आपके गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रयुक्त लिपि है देवनागरी लिपि। चूंकि वो नागर ब्राह्मण थे, उनके नागर शब्द से यह देव की नागरी लिपि जुड़ी है, नागर से नागरी बना। फिर जब आपकी जो भाषा संस्कृत है, जिसे आप देव भाषा कहते हैं, आप कहते हैं ना हमारी देव भाषा संस्कृत है, तो देव भाषा का देव शब्द जुड़ के और वहां नागर ब्राह्मणों का नागरी शब्द जुड़ के देवनागरी बना है। ठीक है, तो देवनागरी की इस तरीके से भी उत्पत्ति मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि का भी इसे भाग माना जाता है। ठीक है, ये देवनागरी लिपि से संबंधित तथ्य है। हालांकि आप इसे श्योर आप किसी में नहीं हो सकते कि हाँ यही इसका निश्चित तथ्य है। ये सारे तथ्य विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है, परंतु यह पूर्णतः निश्चित नहीं है। ठीक है, ज्यादातर विद्वान इसे नागर अपभ्रंश के या गुजराती नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि ये नागर ब्राह्मण थे, तो यही नागर शब्द इस देवनागरी में नागरी रूप के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा। ठीक, जब हमारी, मैंने आपको बताया, जब हमारी देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, मतलब देव भाषा संस्कृत को जब लेखन आरंभ हुआ, जब उसे किसी लिपि में लिखन किया गया, तो वह जो लिपि कहलाई, वो देव भाषा का देव शब्द जुड़ा और नागर ब्राह्मणों का नागरी जुड़ गया। ठीक है, तो यह इसका नाम देवनागरी पड़ गया। ठीक है, इतना इसके देवनागरी के विषय में ये सारे तथ्य हैं। बस इसके अलावा बस आप इतना जानते रहिए कि देवनागरी का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 343 के क में कहा गया है। ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा है, जब मैंने आपको हिंदी संविधान में क्या स्थिति रखती है उसकी चर्चाएं मैंने की है। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 के क में किया गया है, या आपको ऐसे दे सकता है आर्टिकल 343 का ए में दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, वो हिंदी है, ये इंग्लिश है। ठीक है, तो देखिए 343 के क में यह कहा गया था कि भारत की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी लिपि की हिंदी होगी। ठीक है, या आप अनुच्छेद 343 के क में पाएंगे। ठीक, देवनागरी लिपि से जुड़े और भी तथ्य हैं, उन्हें भी यह क्रम करके देख लेते हैं।
देवनागरी लिपि में अगर बात की जाए तो ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपि है। देवनागरी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपि, मैंने आपको बताया था ना, नेपाली भाषा के साथ साथ यह दक्षिण एशिया की भी 170 से अधिक भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। मतलब जो लिपि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है वो देवनागरी लिपि ही है, जो आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है। देवनागरी लिपि विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपियों में से एक है। यह नेपाली भाषा के साथ साथ दक्षिण एशिया की लगभग 170 से अधिक भाषाओं की लिपि के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, अगर देवनागरी लिपि में ही बात करें तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, नेपाली, या कह सकते हैं कि ये सारी भाषाएं जो है अपभ्रंश लिखी जाती है। मतलब ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। संस्कृत, मराठी, पाली, प्राकृत तथा नेपाली, ये सारे देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ तथ्य हुए जिन्हें मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अगर आपको प्रश्न में आएगा तो इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कि आपसे जो भी पूछेगा इसी के अंतर्गत पूछेगा। हालांकि जो महत्वपूर्ण होता है, अधिकतर पूछता है कि हिंदी की कौन सी लिपि है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। आर्टिकल 343 के ए में या क में उल्लेखित है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, बाकी देवनागरी लिपि से संबंधित जो इतिहास थे, इसकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मतभेद थे, उन सभी की मैंने चर्चा कर दी जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, मुख्य तौर पे आप ब्राह्मी लिपि का इसे अंश मानिएगा और नागर ब्राह्मणों से इसके नाम पड़ा है देवनागरी। ठीक है, बाकी ये उसका जो व्यापक क्षेत्र है, मतलब सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपि है देवनागरी है। बाकी इसके थोड़ा से हम गुण देख लेते हैं कि इसको लिखा किस तरीके से जाता है या इसके कौन कौन से गुण हैं। देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता के तौर पे देखें तो इसमें एक वर्ण के लिए जो होता है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ध्वनि होगी उससे रिलेटेड कोई एक ही वर्ण होगा। ठीक है, इसमें कोई मतलब एक ही ध्वनि के रिलेटेड कई वर्ण नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। इसमें वर्णों का भ्रम नहीं होता कि आप भ्रमित हो जाए कौन सा वर्ण इसमें प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण प्रयोग हो जाता है। मतलब जो कहा जाता है वही लिखा जाता है, इसके इतर नहीं लिखा जाता। ये इसकी मुख्य विशेषता है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण प्रयोग होता है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। ठीक है, और वर्णों का भ्रम इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक ध्वनि एक वर्ण, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। यही सारी इसकी विशेषताएं मुख्य तौर पे, जिसे आप जानते रहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कुछ भाषाएं उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं। जो आपका एंड होगा बस वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ये भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, खास करके भारत की। ठीक है, आइए उन्हें देख लेते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण भाषा है और उनसे संबंधित लिपियां हैं जिन्हें आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम जब आपको भाषा का विभाजन या भाषा के उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे या हिंदी भाषा का बात कर रहे थे, तब हमने बताया था कि भाषा परिवार जिसकी हमने चर्चाएं की थी उसमें हम बहुत सारे तथ्यों को बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भारत में भारोपी भाषा परिवार है, साथ ही साथ दूसरे नंबर पे द्रविड़ भाषा परिवार है। इसके साथ ही हमने बताया था कि भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बंगाली भाषा है। ठीक है, तो उन्हीं कुछ भाषाओं से रिलेटेड कुछ लिपियां हैं, उन्हें भी आप जान लीजिए। जैसे पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है, और उड़िया भाषा की उड़िया लिपि होती है। बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि होती है। भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। तमिल भाषा की तमिल लिपि होती है। तेलुगु या तेलुगु कहते हैं, इसकी तेलुगु लिपि है। उर्दू और फारसी भाषा की कौन सी लिपि है? फारसी लिपि है। ठीक है, उर्दू और फारसी भाषा की कौन सी है? फारसी लिपि है। देखिए, फारसी चूंकि जब सिंधु नदी के तट पे आक्रमण हुआ था तो ये उनकी जो भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी, मैंने आपको बताया था, याद करिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड करके हिंदी बनी है। तो उर्दू फारसी की फारसी लिपि थी। ठीक, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी या स्पेनिश की रोमन लिपि थी, आप जानते होंगे। अरबी भाषा की अरबी लिपि है। चीनी भाषा की चीनी लिपि। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ भाषाएं थी, उनसे रिलेटेड कुछ लिपियां थी जिन्हें आपने देखा। इन्हें अपने कॉपी पे लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आपका कोई एक नंबर भी गलत ना हो। ठीक है, यहाँ से पूरा लिपि का तथ्य समाप्त होता है। अब हम अगले पार्ट से व्याकरण की चर्चा करेंगे।